उसके लिए 11th-12th में फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। चलें, बात हो गई, अब काम की बात कर लें। क्वेश्चन आप लोग मेरे को एक दो करके बता दें, थोड़े से देख लेते हैं। लेट्स सपोज इफ द, चेक कर रही हूँ थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल आप लोगों को कितना है। सब लोग स्क्रीन पे, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए सारा इर्द गिर्द से ध्यान हटा के अपना पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। इफ द परसेंटेज ऑफ थायमीन is 20% in DNA, what will be percentage of guanine? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए 20%, बी 40%, सी 30% और डी 60%। हाँ जी, यू हैव 1 minute टू सॉल्व द क्वेश्चन। फटाफट चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। चैट बॉक्स में चलो चैट बॉक्स में कर लो, चैट बॉक्स में कर लेना, ठीक है। अनुपा, अंजलि, गौरी, भावना, मिशकात, निक्की, नीता, साफिया, सहानुमा, ये बच्चे हैं मेरे पास। फटाफट से जवाब आए अभी तक, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। और ये सबसे पहले जवाब के साथ आई है शाहनुमा। ठीक है, शाहनुमा का जवाब देख लिया मैंने, वो सी बोल रही है। बाकी बच्चों का देखते हैं, कोई और कुछ और भी कहता है क्या? 30 सी, एबीसीडी में बात करें मिशका, एबीसीडी में बात करते हैं। साफिया सी, अनुपा सी, और कोई ए नहीं लग रहा किसी को? ए या बी में कोई डाउट? सी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सी, ठीक है, राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। जिन दो एक दो लड़कियों ने नहीं दिया, बाकी सब ने दे दिया है। सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मैम, बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है। आपने हमें बताया था कि ए की बॉन्डिंग टी के साथ होती है और जी की बॉन्डिंग सी के साथ होती है। मतलब डीएनए में जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना टी होगा उतना ही ए होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा, और जितना सी होगा उतना ही जी होगा। तो अगर आप टी को मैम 20% बोल रहे हो, तो मेरे को पता है मैम कि ए भी 20% ही है, तो ए प्लस टी मिला के 40% है मैम। ए प्लस टी मिला के 40% है, तो 100 में से 40 गया, कितना बचता है? 60% बचता है मैम। तो यानी कि जी प्लस सी जो बच गए, दो नाइट्रोजिनस बेस, वो 60% है। अब हमें पता है कि दोनों बराबर बराबर है, यानी कि जी भी 30% है और सी भी 30% है, तभी दोनों मिला के 60% आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो, तो फिर अगर इतने ही आप समझदार बन रहे हो तो एक सवाल और सोल्व कर देंगे, एक सवाल और मेरे लिए। देखते हैं लड़कियां सही जा रही हैं, सही दिशा में है कि नहीं है। क्या पूछेगा? ठीक है, which of the following is correct for the ट्रांजिशन स्टेट? लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में लड़कियों। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट in an enzymatic reaction, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा है यार बच्चों, ऐसे ना करो, चुप्पी चुप्पी मत करो। ऑप्शन 1 ट्रांजिएंट एंड स्टेबल। हाँ जी, अनुपा कह रही है यस मैम, नीता भी कह रही है यस मैम। ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, परमानेंट and stable, and option D permanent and unstable। हाँ जी बताइए। नीता का जवाब आ गया है, मिशकात कह रही है बी, नीता कह रही है ए, बाकी के बच्चे साफिया, अनुपा कहाँ है आप लोग? अनुपा बी, साफिया बी, शाहनुमा बी, अंजलि राइट, अंजलि ए, निक्की बी, गौरी ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, समझ में आ गया है। यहाँ पे कुछ लड़कियों को कंफ्यूजन है ए और बी के बीच में। राइट आंसर इज बी, ठीक है ना? तो जिन्होंने बी जवाब दिया है, भावना, मुकेश, शाहनुमा, साफिया, मिशकात,
आपका जवाब सही है बेटा, अनुपा का भी, अनुपा का, ठीक है। जिन लड़कियों ने ए दिया है उनका जवाब में क्या गलती है, उन्होंने स्टेबल को चूज कर लिया। आप एक बात बताओ, आप सबको पता है ट्रांजिशन स्टेट एक हाई एनर्जी की स्टेट थी, इतना सबको याद आ रहा है? हाँ या ना बोलो, आप लोगों के माइक्रोफोन ऑन मैंने इसलिए ही छोड़े हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, हाई एनर्जी की स्टेट थी, राइट। हाई एनर्जी की स्टेट जो होती है बेटा वो स्टेबल नहीं होती। आप खुद ही सोच के देखो, ये एंजाइम था, मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया, इसको एंजाइम समझना है, और इसको सबस्ट्रेट दिखाए थे दोनों, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसा ही कुछ था, और ये जुड़े थे और बॉन्ड्स की ब्रेकिंग एंड मेकिंग हुई थी। गुड इवनिंग नेहा, फर्स्ट क्लास है क्या, इतना लेट क्यों आ रहे हो बेटा? ध्यान से बैठ जाओ, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बिल्कुल बैठ जाओ, एकदम ध्यान लगा लो यहाँ पे, तुरंत आते ही बोर्ड पे देखना। ये एंजाइम में सबस्ट्रेट है, जब ये जुड़ गए तो ये वाली जो स्टेज थी, ट्रांजिशन स्टेट थी, इसमें बॉन्ड्स कुछ टूट रहे थे, कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे थे। आप सोच के देखो, जिस स्टेज में तोड़फोड़ हो रही है, कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ पुराने टूट रहे हैं, वो स्टेज स्टेबल हो सकती है? नो मैम। तोड़फोड़ चल रही है, नो मैम। नहीं हो No, सकती ma'am. वो stage, ठीक है ना। तो स्टेबल वाला आंसर आप नहीं चुनोगे, अनस्टेबल वाला चुनोगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम वो पढ़ लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। कहां तक कर लिया था हमने बच्चों? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है, यहां तक पढ़ लिया था। टेम्परेचर और पीएच पढ़ा था, आप लोग बताएंगे मुझे। टेम्परेचर और No, पीएच ma'am. पढ़ लिया? मैम नहीं नो। पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से नो हमें थोड़ा मैम। सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखें, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंजाइम की एक्टिविटी किस तरीके से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। वी मैक्स के बारे में बता दिया था, यस मैम। यस मैम। मैक्स के बारे में बता दिया था ना मैंने। अभी हम क्या देखेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी, यहाँ पे अगेन एंजाइम एक्टिविटी, इस वाली एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी, और इस वाली एक्सिस पे भी एंजाइम एक्टिविटी, वाई एक्सिस पे हमेशा एंजाइम एक्टिविटी बनेगी, और एक्स एक्सिस में यहाँ मैं बना रही हूँ टेम्परेचर, और यहाँ क्या बना रही हूँ, पीएच। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर और पीएच पे कैसे डिपेंड करती है। तो देखो, घंटे के जैसा ग्राफ बनेगा, मंदिर का घंटा बना दिया ना मैंने, बिल्कुल बेल बॉटम ग्राफ, इसे बेल बॉटम ग्राफ बोलते हैं, बिल्कुल बेल शेप का ग्राफ होता है ये। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आप अगर इस ग्राफ को डिकोड करोगे तो आप देखोगे कि जो एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ शो कर रहा है। एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शो कर रहा है, इज इट? यस मैम। ऐसा ही पीएच में भी हो रहा है, ऐसा ही पीएच में भी हो रहा है। मुझे पता लगता रहना चाहिए कि बच्चे जग रहे हैं और बच्चों को मजा आ रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं प्यारी लड़कियों, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमम टेम्परेचर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उदाहरण चाहिए? उदाहरण, यस मैम। उदाहरण चाहिए? हमारी बॉडी है, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, मैं इस बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं या बॉडी के टेम्परेचर को बहुत घटा दूं, बॉडी को फ्रीज कर दूं, तो क्या जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स है वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे? नो मैम। कि जब मैं टेम्परेचर ज्यादा करती हूँ तब भी एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, जब मैं टेम्परेचर कम करती हूँ तब भी एंजाइम की एक्टिविटी घटती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। यस यस मैम। मैम। ऐसे ही पीएच की बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता हो तो स्टमक का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। वेरी नाइस, एसिडिक होता है स्टमक का पीएच, एसिडिक होता है। अब स्टमक का पीएच एसिडिक है, दैट मींस स्टमक के अंदर एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। अगर आप इससे ज्यादा एसिडिक करोगे तो भी वो एंजाइम की एक्टिविटी कम हुई, और आप पीएच को डिक्रीज, सॉरी, आप पीएच को इंक्रीज करोगे कि आप बेसिक पीएच की तरफ जाओगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और पीएच कम करोगे तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। यानी कि टेम्परेचर और पीएच के केस में एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। यस मैम। अगर इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप लोग देखो, क्या एंजाइम स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, एंजाइम स्ट्रक्चर यस मैम। यस मैम। पढ़ लिया था एंजाइम स्ट्रक्चर? एक मिनट, ओके या, हाँ जी, एंजाइम स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। एंजाइम स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था?
कि एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, पढ़ लिया हमने ये। एक प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम के अंदर, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं, फटाफट बता दो। इसे बोलते हैं एप्पो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर बोलते हैं। मतलब कि अगर ये मेरा एंजाइम है, अगर, तो सबको पता है एंजाइम कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इस सवाल का जवाब मुझे सबसे चाहिए। कौन सा, मैंने कई बार बताया एंजाइम कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। टर्शरी। टर्शरी। वेरी गुड भावना, शाहनुमा, नीता, वेरी गुड। साफिया ने भी जवाब दिया। आई थिंक साफिया आपने भी दिया है। टर्शरी। टर्शरी है, टर्शरी है साफिया, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। देखो ये एंजाइम है, ये पूरा येलो डब्बा एंजाइम है, दिखाई दे रहा है ना आपको। इसमें जो मैंने व्हाइट से शेड किया है ये प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। ऑफ कोर्स हमें पता है कि मैम ये टर्शरी प्रोटीन होगा, बार बार अब मत बताना, अब से हम याद रखेंगे कि ये टर्शरी प्रोटीन है। लेकिन ये जो आपको जहाँ पे ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है डॉट्स डॉट्स वाला, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। इतनी बात समझ में आई। प्रोटीन पार्ट को एप्पो बोलते हैं, नॉन प्रोटीन Yes, पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। अब कोफैक्टर 3 टाइप का है बेटा। कोफैक्टर कितने टाइप का है, यानी कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट, ये जो डॉट्स वाला पार्ट है, ये 3 तरीके का हो सकता है। नंबर 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नंबर 2 कोएंजाइम, नंबर 2 कोएंजाइम। एंड नंबर 3 मेटल आयन, नंबर 3 मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम समझते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड्स, दोनों ही क्या है बेटा, Yes, ma'am. दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि मेटल आयन क्या है, मेटल आयन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है ये। अच्छा अब ये बात तो समझ में आ गई मैम कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, ये वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है किससे, एप्पो एंजाइम से, एप्पो एंजाइम से। जबकि जो कोएंजाइम होता है, जो कोएंजाइम होता है ना, वो लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड किससे, एप्पो एंजाइम से। देखो अभी यहाँ हाथों को देखना, आप हाथ नहीं है ये एंजाइम्स है, पूरा ध्यान इधर हो देखना। ये दिखाई दे रहा है, ये एंजाइम है, ये प्रोटीन पार्ट है ये वाला, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। आप देखना प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट के बीच में टाइट बॉन्डिंग है। दैट मींस नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, टाइटली जुड़ा है। ये देखो टाइट बॉन्डिंग दिख रही है आपको, टाइट बॉन्डिंग दिख रही Yes, है, ma'am. ठीक है। लेकिन मान लो ये टाइट ना होती, अगर ये लूजली बॉन्डेड होता, तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये क्या होता, ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता बेटा, Ma'am, coenzyme. कोएंजाइम होता। क्लियर है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम का कॉन्सेप्ट। मेटल आयन तो मुझे बताने की Yes, ma'am. जरूरत नहीं है, मेटल आयन में तो वो आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि कैटालेज का नाम सुना है आपने, एंजाइम होता है कैटालेज, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा। इसके अंदर आयरन जो है वो मेटल आयन है, आयरन जो है वो किससे जुड़ा है, एंजाइम से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि एंजाइम में प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो यहाँ पे लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। मतलब एंजाइम की नेमिंग कर रखी है ये, हमने एंजाइम का नामकरण किस आधार पे किया है, उनके फंक्शन के बेस पे। तो एंजाइम वी हैव गिवन नेम्स टू द एंजाइम, names to the category of enzyme, to the categories of enzyme, to the categories of enzyme on the basis of their function, on the basis of their function। उनके फंक्शन के बेस पे हमने उनकी कैटेगरीज को नाम दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पहला देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक कैटेगरी है, इसमें कई सारे एंजाइम आते हैं, लेकिन नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज में जो भी एंजाइम आएगा वो कैसी रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन करेगा। एक बात और याद रखना, एंजाइम के आगे हमेशा सफिक्स यूज होता है एज, ठीक है, कैटालेज, परऑक्सीडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है ना। तो जो एज अगर वर्ड कहीं दिख जाए दैट मींस वो एंजाइम है, ठीक है।
तो ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप की रिएक्शन करते हैं, कि मान लो ये A3+ की फॉर्म में, सॉरी, मान लो कि ये A है, ये A है, मान लो 2+ की फॉर्म में है, और रिएक्शन के बाद A जो है वो 3+ की फॉर्म में चला गया, तो यहाँ A का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसे ही ट्रांसफरेज, ट्रांसफर मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। कैसे यस होगा? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस मैम नॉट क्लियर। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच था, कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा। देखो, अगर इस तरह का कभी कोई इशू हो जाता है, मैं उसे जस्ट विद इन 2 मिनट्स उसे सॉर्ट आउट कर देती हूँ, तो कोई बच्चा ये नहीं है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम देख के क्लास से भाग जाए, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। आई सो तन्नू जस्ट लेफ्ट द क्लास। अभी ठीक है? ऑडियो वीडियो चेक, एवरीथिंग फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, डन 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 डन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के ऊपर एक ग्रुप लगा है X, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ए का जो ग्रुप था वो ट्रांसफर हो गया बी पे। मान लो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ये वाली, तो इधर इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगा बेटा वो कौन सा होगा? इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? ट्रांसफरेज। Transplaces. तो देखो बिल्कुल Transferase। सिंपल है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। एंजाइम के नाम और उसका काम मिलता जुलता होगा। जैसे हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज कौन से एंजाइम होंगे? हाइड्रोलेज वो एंजाइम होंगे जो वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके किसी सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ेंगे। जैसे लेट सपोज, एग्जांपल से समझ आएगा, ये मेरे पास ए इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, और रिएक्शन के दौरान ये बॉन्ड टूट जाती है और मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ए के, तो ये बॉन्ड टूट रही है, ठीक है। अब मान लो ये जो बॉन्ड टूट रही है ना, ये वाटर के यूज से टूट रही है। वाटर मैंने दिया और ये बॉन्ड टूट गई, वाटर मैंने दिया और ये बॉन्ड टूट गई, तो यहाँ जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम को बोलेंगे हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जो वाटर का यूज करके किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़े। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब मैंने आपको पढ़ाए थे तब बताया था कि इन बॉन्ड को बनते टाइम वाटर रिलीज होता है। यस मैम, एस्टर ईथर बी। वेरी नाइस साफिया, ये चाहिए मेरे को। मैम जब आपने एस्टरिफिकेशन, लिपिड्स जब आपने पढ़ाया था, तब जो आपने बॉन्ड बताया था उसमें भी आपने बताया था कि वाटर रिलीज होता है। वेरी नाइस। अब सोचो, उन बॉन्ड को बनाने में पानी बाहर निकला है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को अगर मेरे को तोड़ना है, बनाते टाइम पानी अगर निकला है तो तोड़ते टाइम पानी देना पड़ेगा। Yes, ma'am. यस मैम। देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो ऐसे एंजाइम जो वाटर का यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट, वो एंजाइम कौन से होंगे? हाइड्रोलेज। नेक्स्ट इज लाइज। लाइज कौन से एंजाइम होंगे बेटा? ऐसे एंजाइम जो तोड़ तो रहे हैं, लेकिन तोड़ने के लिए वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई वाटर यूज नहीं हो रहा, वाटर का यूज यहाँ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो एंजाइम होंगे वो कौन से होंगे? लाइज। जो एंजाइम यूज होंगे उनको क्या बोलेंगे? लाइजेज। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर आइसोमरेज बताने की जरूरत है। आइसोमरेज किस एंजाइम को बोलेंगे? आप ही लोग बता दो, जो 2 आइसोमर्स के बीच में रिएक्शन करवाएं। आइसोमर क्या है? जिनका Yes, स्ट्रक्चर ma'am। क्या होता है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है? और केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम। उन्हीं को बोलते हैं ना आइसोमर। Yes, ma'am. यस मैम। यस केमिकल मैम। कंपोजिशन सेम होती है। मान लो ए है और इसका आइसोमर है ए डैश, तो ए से ए डैश अगर बनाना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोमरेज। आइसोमेरेज। Maris. और लाइगेज क्या है फिर? अगर बॉन्ड तोड़ने वाले को लाइगेज बोलते हैं, तो बॉन्ड जोड़ने वाले को लाइगेज बोलेंगे। बॉन्ड जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे? Ligase. लाइगेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। Yes, अगर ma'am. कुछ बात क्लियर हुई तो अपनी एनसीईआरटी खोलो। एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक आपका रह रहा है, एंजाइम इनिबिशन। कि भाई एंजाइम हमें पता है, हमें सब कुछ पता लग गया कि एंजाइम रिएक्शन करवाता है, उस रिएक्शन के टाइम को कम करता है। मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया टाइम कैसे कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके, ठीक है ना, सब कुछ हमने समझ लिया। अब एंजाइम की एक्टिविटी को रोका भी जा सकता है क्या?
क्या कोई ऐसा तरीका है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें? सोचो आपकी बॉडी में के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, कितने सारे बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं एंटीबायोटिक्स उनको मारने के लिए, या फिर हम कोई और बाहर से मेडिसिन लेते हैं। कई सारी मेडिसिन इस वाले मैकेनिज्म पे काम करती है, एंजाइम इनिबिशन। ये कुछ मेडिसिन कैसी होती है कि वायरस और बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं, उनको बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो उनकी ऐसे एंजाइम जो बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम को कुछ मेडिसिन इनिबिट कर देती हैं और वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी मान लो कोई ऐसे बाहर से कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर हम उन्हें इनटेक कर लेंगे तो वो, ठीक है मिश्कार, अर्जेंट जाना है, हाँ जी ठीक है बेटा, बाय। लेकिन जो मिस हो गया प्लीज उसे कैसे भी करके मैनेज करना, कैसे करोगे आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर जैसे हमारे अंदर भी हम बाहर से कोई ऐसा केमिकल ले लें जो हमारे अंदर एंजाइम के फंक्शन को इनिबिट कर दे, तो हमारा वो प्रोसेस रुक जाएगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेस रुक जाएगा। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट किया जा सकता है। ऐसे कौन से तरीके होते हैं, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों के आगे एंजाइम बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने आपके पास बनाया है एक एंजाइम, दिख रहा है एंजाइम? ये क्या है एंजाइम की? यस मैम, एक्टिव साइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखना, इस एंजाइम के साथ में मैंने रखा सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबको पता है ये सबस्ट्रेट इससे मैच करता है, जाके जुड़ जाएगा। लेकिन अभी देखना, यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट सबस्ट्रेट और रख रही हूँ। मतलब दिखने में तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, लेकिन ये डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है। भाई जैसे अगर ये लॉक है और ये की है, तो एक डुप्लीकेट की भी तो हो सकती है ना, डुप्लीकेट की तो होती है ना, ऐसे ये Yes, डुप्लीकेट ma'am. सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ये दोनों कंपीट करेंगे कि मैं जुड़ूंगा, ऐसे करके इनके बीच में कंपटीशन होगा। और मान लो कंपटीशन में डुप्लीकेट सबस्ट्रेट जीत गया, जीत भी सकता है भाई, दिखता तो वो ओरिजिनल के जैसा, ये कैसे जीतेगा? इन दोनों को, एंजाइम को जाके कहना है कि एंजाइम, ये भी जाएगा एंजाइम के पास और कहेगा मैं तेरे साथ जुड़ूं, ये भी कहेगा जाके कि मैं तेरे साथ जुड़ूं। अब एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है, क्योंकि दिखते बाहर से दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो अगर एंजाइम भगावे में आ गया, एंजाइम जो है मैनिपुलेट हो गया, गलती से ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट सबस्ट्रेट के साथ अगर जुड़ गया, तो आप लोग एक बात बताओ मेरे को, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनिबिट हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी भाई। डुप्लीकेट अगर सबस्ट्रेट से जुड़ गया, तो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट बाहर से सबस्ट्रेट के जैसा है, अंदर से बिल्कुल अलग है वो, तो जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट वाली रिएक्शन थी वो नहीं होगी, एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनिबिट। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या मतलब है कि भाई जो इनिबिट करने के लिए आया है, ये जो इनिबिटर है, ये इनिबिटर था ना, इसी ने तो सारा काम खराब किया है, यही तो है इनिबिटर। ये जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है जुड़ने के लिए। अगर कंपटीशन में जीत गया तो एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो जाएगी, और हार गया तो तो एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट नहीं होगी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि मैम ये जीत हार कैसे डिसाइड होती है? मान लो आप एक बात बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट 3 रख दूं और डुप्लीकेट सबस्ट्रेट एक ही रखूं, तो ज्यादा चांस क्या है, ओरिजिनल के जुड़ने के कि इनिबिटर के जुड़ने के? मैम ओरिजिनल। ओरिजिनल। लेकिन दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है कि मेरे पास ओरिजिनल 3 है और डुप्लीकेट मेरे पास 5 है, तो अब ज्यादा चांस किसके जुड़ने के हैं? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के। डुप्लीकेट के। तो यानी कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं उनके जुड़ने के चांस हम कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट। बाय इंक्रीजिंग द डुप्लीकेट, हम उनके जुड़ने के चांस नंबर, यस, अरे नंबर, सॉरी जो एंजाइम्स उनके नंबर। जो इनिबिटर है, जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, उसको जुड़ने से रोक सकते हैं हम। कैसे? बाय इंक्रीजिंग व्हाट? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओरिजिनल। वेरी नाइस भावना, वेरी नाइस। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। जैसे जितना सबस्ट्रेट आप ज्यादा लोगे उतने ही ओरिजिनल सबस्ट्रेट के जुड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। देखो मैंने एग्जांपल से बताया, ये 3 लिए थे, ये 5 लिए थे, तो इसके ज्यादा चांस हो गए जुड़ने के। जब मैंने इसको 2 ले रखा तो ऊपर वाले 3 ले रखे थे, तो आप बोले, खुद ही बोले आपकी मैडम, ऊपर वाले ये व्हाइट कलर वाला ओरिजिनल सबस्ट्रेट जुड़ेगा, है ना?
तो इनिबिटर की कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो एक्टिविटी है एंजाइम की, जो एक्टिविटी है इनिबिटर की, इनिबिटर कौन है? इनिबिटर कौन है? डुप्लीकेट सबस्ट्रेट। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन आएगा इससे नीट में। जो एक्टिविटी है इनिबिटर की, यानी कि जो एक्टिविटी है डुप्लीकेट सबस्ट्रेट की, दैट कैन बी स्टॉप्ड, वो रोकी जा सकती है बाय इंक्रीजिंग व्हाट? सबस्ट्रेट या फिर ओरिजिनल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है इतनी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको आ रही है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो सबको आई तो। सबको आ गई? इसी का आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है। अगर किसी प्यारी लड़की ने एनसीईआरटी अपने हाथ में खोल रखी है तो वो देख पा रही होगी कि एनसीईआरटी में लिखा है कि सक्सीनेट हाइड्रोजिनेज। बताओ सक्सीनेट हाइड्रोजिनेज क्या है? एक सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है कि एंजाइम है? आप लोग बताओ। मैम डिहाइड्रोजिनेस है। सॉरी, डिहाइड्रोजिनेज। यस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, वेरी नाइस। ये सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है कि एंजाइम है? एंजाइम। वेरी नाइस। कैसे पहचानोगे? एंजाइम। एज लग रहा है। मैम एस लग रहा है लास्ट में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, दैट कैन बी इनिबिटेड बाय व्हाट? लिखा हुआ है, बताइए। किससे इसकी एक्टिविटी को रोका जा सकता है? मेलानेट। वेरी नाइस साफिया, वेरी नाइस। ये पहचाने किन बच्चों ने एनसीईआरटी खोल रखी है। मेलोनेट एक डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है। लेकिन क्या मैं मेलोनेट की इस इफेक्ट को रोक सकती हूँ? बिल्कुल रोक सकती हूँ, अगर मैं ओरिजिनल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है और नया चैप्टर शुरू होता है। पुराना चैप्टर खत्म हो गया, हम उसे अलविदा कह रहे हैं। कोई डाउट हो तो इसका नेक्स्ट क्लास में ले आना, ठीक है? और इसका एग्जाम है आप लोगों का, संडे को अच्छे से देख के आना है। नेक्स्ट चैप्टर आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पुराने चैप्टर जितना दिमाग खाऊ नहीं है। लगा बायोमोलिक्यूल थोड़ा कंसेप्चुअल लगा ना आप लोगों को? है ये कंसेप्चुअल? यस मैम लगा। बहुत। है। तो इसके लिए बेटा क्या तरीके, जैसे आज हमारे चैप्टर खत्म हो गया, अब हम तो आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में, मैम लेकिन लिख लिख के याद करते हैं ना तो याद हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। हमारी मैम ने बोला लिख लिख के याद करा करो। वेरी नाइस, लिख लिख के याद करो। और दूसरा क्या है, रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। वैसे नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए तो आप बायोमोलिक्यूल्स का सब कुछ भूल जाओ। कम से कम कम से कम 2 बार आपको इससे पहले पढ़ लेना है और जब तक ये चैप्टर खत्म हो तब तक बायोमोलिक्यूल्स 3 बार आपका पढ़ा जाना चाहिए, तब आप उसको याद रख पाओगे। क्योंकि 10 के बाद हम तो 11वें चैप्टर पे चल जाएंगे, फिर 12वें पे चल जाएंगे। आपको तो पूरी बायो याद रखनी है ना, तो वो आपके दिमाग में ठहरेगी तब जब एटलीस्ट एक बार, अब जब नया नया पढ़ा है तो एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप 2 से 3 बार अगर उसको पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में ठहर जाएगा, फिर आप इतनी जल्दी उसे नहीं भूलोगे। ठीक है, पूरी किताब 3 बार पढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक चैप्टर 2 या 3 बार पढ़ना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है बायोमोलिक्यूल्स के लिए रोज। बायो 360 मार्क्स का आता है। सोचे अगर बायो में 360 में से 360 ले लिए तो जो फिजिक्स आपकी दुखती रग है, अगर उसमें 10-20 ऊपर नीचे हो गया तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही फिजिक्स को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, कभी सिलेक्शन नहीं होता फिजिक्स को छोड़ के। लेकिन ये है कि बायो जो है उसमें 360/360 अगर कोई बच्चा ले लेता है तो बहुत मदद मिलती है। तो इसमें हमें क्या रिवीजन करते रहना है। अगर समझ लिया एक बार तो उसके बाद तो याद ही रखनी है चीजें, तो रिवाइज करते रहना है। और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझे बिना रिवाइज भी करोगे तो फिर वो चीजें रट्टा वाली हो जाएंगी, रट्टे वाली चीजें फिर याद नहीं रहती। चले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले ही बता रही हूँ ये चैप्टर स्कोरिंग है, क्योंकि ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल जितना हार्ड नहीं है, उससे थोड़ा आसान है और नीट में हर साल 1 से 2 सवाल इससे आते ही आते हैं। ठीक है, तो सोचे कि 8 नंबर का लगभग 8 से क्या बोलते हैं 3 भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो 8 से ज्यादा का भी आ सकता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है आपका और थोड़ा इजी भी है, तो इसको अगर एक बार ढंग से समझ लिया तो फिर ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो इसकी कोशिश करें, एक भी क्लास मिस ना करें और ध्यान से चैप्टर को समझें। चले शुरू कर रहे हैं हम सेल साइकिल। भाई सेल साइकिल को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आपको पता है कि आप जब बच्चे थे और अभी जब आप बड़े हो, हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी है, लेकिन नंबर ऑफ सेल जब आप बच्चे थे तब और नंबर ऑफ सेल जो अभी है उनमें डिफरेंस है। ऑफ कोर्स अब सेल बढ़ चुकी है, नंबर ऑफ सेल बढ़ चुकी है, दैट मीन सेल ने डिवाइड किया है। तो
तो सेल के डिवाइड करने के कई रीजन होते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल दो मेरे को। ग्रोथ करने के लिए सेल डिवाइड करती है, और बोलो फटाफट बोलो, किस किस के लिए सेल डिवाइड करती है? बोलो भाई, रिप्रोडक्शन के लिए करती है, और बोलो, कोई बोलो, याद आ रहा है तो किसी को कुछ। सेल्स क्यों डिवाइड करती हैं? इंजरी हो जाती है तो डिवाइड करती है सेल्स। चोट लग गई मुझे, नई स्किन आ जाती है ना खाल छिलने पे, सेल डिवाइड करती है। Yes. डैमेज करने के लिए, रिकवरी के लिए, रिकवरी के लिए, बिल्कुल इसी में आ गया, रिकवरी के लिए। और कुछ याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? सेल क्यों डिवाइड करेंगी? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए, वो रिप्रोड्यूस में ही आ गया, वैसे रेप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। मैम बिल्कुल। सरफेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। हाँ, वो ग्रोथ में ही आ गया, ठीक है ना, ग्रोथ, कैसी भी टाइप की ग्रोथ करने के लिए। और कुछ आ रहा है? मोटा मोटा यही रीजन है, यही रीजन है, इन्हीं रीजन से सेल डिवाइड करती है, इन्हीं रीजन से ma'am. सेल डिवाइड करती है, ठीक है। अब एक बात समझे, सेल डिवाइड कर रही है, यानी कि मेरे पास एक सेल है, एक सेल से मेरे पास दो सेल बन गई, ठीक है। अब कोई चमत्कार से तो एक से दो नहीं बन जाएंगी। अब मान लो मैं आज कहूँ कि साफिया है, और साफिया को डॉक्टर साफिया बनना है, तो चमत्कार से तो नहीं बन जाएंगी कि भाई आज साफिया है और एकदम से डॉक्टर साफिया बन जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। साफिया को पूरे एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है नीट की तैयारी, बिना उसके तो नहीं जा सकती ना साफिया डॉक्टर साफिया तक। तो ऐसे ही सेल का है, सेल को एक सेल से दो सेल में जाना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे चमत्कार से तो होता नहीं है, सेल को एक साइकिल में जाना पड़ता है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा? सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल डिवाइड करती है, ठीक है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल डिवाइड करती है। अब आप यहाँ देखें, आप मेरे डायग्राम से समझे, इधर आ जाए यहाँ। अब एक मेरे को बात बताएं, आज आप किस में है? आज आप 11th में है, ठीक है। आपकी जो तैयारी वाली फेज है, इसमें पहले 11th की फेज आएगी, फिर 12th की फेज आएगी, फिर उसके बाद कुछ जो टाइम बचेगा उसकी फेज आएगी, ठीक है ना, जिसमें आप रिवीजन करोगे, एक रिवीजन की फेज आएगी, और उसके बाद कहीं आप जो है अपने मंजिल तक, डॉक्टर तक पहुंचोगे। अभी आपको स्टूडेंट, तो ऐसा ही सेल में होता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेल साइकिल होती है। देखो, स्टूडेंट को मैं सेल से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, और डॉक्टर को सेल डिवाइड कर चुकी है, यानी कि दो सेल बन चुकी है मेरे पास ये। अब ये जो साइकिल है, इसमें भी इसके पास तीन फेज होती है। पहली होती है इंटरफेज, दूसरी होती है एम फेज, और तीसरी होती है साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे समझो, ये सेल है मेरे पास, ये सेल साइकिल में गई, और जब सेल जो है वो साइकिल में से चली, साइकिल में चली, और फाइनली जो है, फाइनली दो प्रोडक्ट इसको मिले, दो सेल्स इसको मिली। अब इस साइकिल में तीन फेज है, 1, 2 और 3। पहली फेज का नाम क्या है बेटा? पहली फेज का नाम है इंटरफेज, दूसरी फेज का नाम है एम फेज, दूसरी फेज का नाम है एम फेज, और तीसरी फेज का क्या नाम है? साइटोकाइनेसिस। अब इस चैप्टर में हम डिटेल में एक एक फेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज इंटरफेज को देखते हैं कि इंटरफेज क्या है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, ये जो एम फेज है ना, ये एम फेज दो तरीके की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। वेरी गुड, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस माने क्या है? माइटोसिस जब 2n जैसे डिवाइड होती है ना, तो दो सेल मिलती है जो कि 2n ही होती है, इक्वल में होती है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसे। वेरी नाइस। एक सेल से दो ही सेल बन रही हैं और सेम प्लॉइडी लेवल की बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। और एक सेल से चार सेल बन रही हैं, बट उनकी प्लॉइडी अलग हो जाती है, एन हो जाती है। वेरी नाइस, उनकी प्लॉइडी रिडक्शनल डिवीजन, बिल्कुल सही, रिडक्शनल डिवीजन, उसे कहते हैं मियोसिस। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा प्लॉइडी और रिडक्शनल डिवीजन जैसे भारी भरकम शब्द लग रहे हैं उनको, उन्हें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जब अपन एम फेज पढ़ेंगे तो दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिनको नहीं समझ आ रहा वो अभी के लिए इतना समझ लो कि जब सेल एक सेल से दो सेल बनाए तो वो माइटोसिस, और जब एक सेल से चार सेल बनाए तो वो मियोसिस है। दोनों ही एम फेज, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों ही क्या है? दोनों ही एम फेज के नाम है, ठीक है। तो सेल या तो इधर और होता है, या तो मिटोसिस करेगी या मियोसिस करेगी, ठीक है ना, दोनों नहीं करेगी, या तो माइटोसिस करेगी या मियोसिस करेगी। चले, अभी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेज को। इंटरफेज के भी तीन पार्ट हैं, G1, S और G2, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, ये एक सेल है, यहां से लेके, ये जो एरो लगाया मैंने, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी इंटरफेज है। आई, ये पूरी की पूरी लाइन ये इंटरफेज की है, मतलब ये सेल यहां से चली और यहां तक इंटरफेज में ही थी। उसके बाद ये वाला जो एरो मैंने बनाया, यहां से लेके यहां तक, ये कौन सी फेज है बेटा?
एम फेज। ये कौन सी फेज है? एम फेज। और ये जो सबसे छोटी फेज है ये है बेटा साइटोकाइनेसिस। ये कौन सी फेज है? साइटोकाइनेसिस। और देखो साइटोकाइनेसिस के बाद आपको दिख रहा होगा 1 से 2 सेल बन चुकी हैं। 2 सेल बन गई ना, दिखाई दे रही है? 2 सेल बन गई। यस मैम। अगर आपको इतनी बात समझ आई तो अब ये समझो कि इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस में सेल क्या करती है। जैसे कि आपकी जो डॉक्टर बनने की प्रोसेस है उसमें इंटरफेस इज इक्वल टू क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को मिला के ही इंटरफेस है। क्लास 11th और क्लास 12th मिला के क्या है? इंटरफेस है। एक बात बताओ मेरे को, नीट का पेपर देने में ज्यादा टाइम लगता है कि नीट की तैयारी करने में ज्यादा टाइम लगता है? मैम नीट की तैयारी करने में। तैयारी करने में, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको मैंने बता दिया इंटरफेस को कंपेयर करना है क्लास 11th और 12th से, और आपको हमेशा एम फेज को कंपेयर करना है जो आप 3 घंटे का पेपर दे के आओगे ना एग्जाम हॉल में, यानी कि नीट के एग्जाम से। समझ में आई बात? अब मेरे को बार बार नहीं बताना किसी को भी कि इंटरफेज और एम फेज में से कौन सी फेज ज्यादा टाइम लेती है। सेल साइकिल का 95% टाइम कौन सी फेज ले लेती है? इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेज। अब किसी को भी ये चीज कभी नहीं भूलेगी, कोई भी लड़की नहीं भूलोगे ना, क्योंकि आपको पता है No, इंटरफेज ma'am. क्लास 11th और 12th है और एम फेज क्या है? नीट का एग्जाम है। ठीक है, नीट के एग्जाम के बाद क्या हो जाता है? आप डॉक्टर बन जाते हो। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत काउंसलिंग वगैरह होती है, लेकिन फिर आप डॉक्टर बन जाते हो ना भाई। Yes. आप लिटरल मत Yes, जाओ ma'am. मैम, अब कोई लड़की आके कह दे नहीं मैम नीट के एग्जाम के बाद एमबीबीएस होएगा उसके बाद ही हम डॉक्टर बनेंगे। यस, नीता बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एम फेज जो है वो नीट का एग्जाम है। डॉक्टर बनना इज इक्वल टू सेल का डिवाइड हो जाना, डॉक्टर बनना इज इक्वल टू सेल का डिवाइड हो जाना। और नीट के एग्जाम के बाद जो थोड़ी बहुत प्रोसेस और होती है डॉक्टर बनने से पहले तक की, उसको हम साइटोकाइनेसिस में डाल सकते हैं। देखो हमने पूरा कंपैरिजन कर दिया सेल साइकिल के सारे इवेंट्स का, आपकी लाइफ से कर दिया कंपैरिजन। मैम। ठीक है, अब एक लड़की ने जैसा बताया चैट बॉक्स में, इंटरफेज में मैम सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, बिल्कुल सही लिखा। अब हम इसकी तीनों स्टेजेस पढ़ लेते हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे कि इंटरफेज में क्या क्या होता है। ये 3 इसकी स्टेजेस हैं, G1, S और G2। मतलब पहले सेल G1 में जाएगी, फिर S में जाएगी, फिर G2 में जाएगी। अब ये G1, S, G2 क्या है बेटा? कुछ नहीं है, ये नाम दे रखे हैं बस। सेल जो है G1 में जाके करती क्या है आपको वो पता होना चाहिए। तो जब सेल G1 में जाती है तो वो क्या करती है? सेल G1 में जाके नई नई ऑर्गेनलीज बनाती है। आप खुद ही सोच के देखो, सेल को डिवाइड करना है तो उसको 2 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, उसको 2 ER भी चाहिए, 2 न्यूक्लियस चाहिए, 2 गोल्जी चाहिए, सब कुछ 2-2 चाहिए। हर ऑर्गेनली से 2 चाहिए ना। तो ऑर्गेनलीज क्या होती है? सबसे पहले ऑर्गेनलीज क्या होती है? डबल होती है। ऑर्गेनलीज डबल होती है। दूसरा काम, सेल ग्रो करती है, सेल अपना साइज इंक्रीज करती है ताकि एक सेल से 2 सेल बन सके। तो सेल ग्रो करती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। 2 चीजें पता लगी? 2 चीजें पता Yes, लगी। ma'am. तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज क्या लिखी है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ऑर्गेनलीज का बनना, प्लस एक चीज और लिखेंगे आप, आरएनए का बनना। PCG-ORG RNA ऐसे करके याद कर लो। ये इवेंट किसमें है? ये इवेंट है G1 के। G1 में क्या क्या हो रहा है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ जी, G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर इस पॉइंट को आप मेंशन मत करो। किसने मेंशन करा है ये पॉइंट, मेटाबॉलिकली समथिंग? किसी ने कुछ लिखा है। G1 में क्या क्या हुआ, समझ में आया? Yes, ma'am. सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। नीता, आपके इस चैट बॉक्स में लिखे हुए पॉइंट को मैं एक बार होल्ड पे डाल रही हूँ, आप खुद ही मेरे को थोड़ा सा बताओगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? इसलिए मैं बोलती हूँ अभी आप एक बार जो बातें आपको पता है ना वो भी अपने अंदर ही रखो। क्या पता आपको जो पता हो वो हाफ नॉलेज हो, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमें अधूरी बात पता होती है। G1 अगर आपको क्लियर हुआ तो लेट्स मूव टू द S फेज। अब G1 में सेल ने ऑर्गेनली बना ली, प्रोटीन बना लिया, आरएनए बना लिया और साइज भी बड़ा कर दिया। लेकिन आप अगर सोचो तो क्या नहीं बनाया सेल ने अभी तक? क्या नहीं बनाया सेल ने? डीएनए नहीं बनाया ना अभी तक, डीएनए को डबल नहीं किया ना? मैम। यस नो? Yes, ma'am. यस यस, डीएनए को डबल नहीं किया। अच्छा, जो लड़कियां बिल्कुल अपना मुंह ही नहीं खोल रही हैं, कौन कौन है? अच्छा ठीक है, अब मैंने नाम देख लिए सबके। अब मेरे को बीच बीच में सबका मैं जिससे पूछूंगी वो बताते रहेगा, ठीक है? एस फेज में क्या हो रहा है बेटा? एस फेज में डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो रही है। डीएनए की अमाउंट क्या हो रही है? या फिर ऐसे लिख लेते हैं, अमाउंट नहीं लिखते, लिखते हैं कि डीएनए क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है।
डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। जो बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं उनको इतना भारी घाटा हुआ है इस टाइम जो क्लास छोड़ के गए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे, आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एस फेज का है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, ना जाने कितनी बार एस फेज पे से क्वेश्चन आया है, कितनी बार, एक बार नहीं बहुत बार एस फेज पे से क्वेश्चन आया है। तो अब जो बच्चे पूरी क्लास लेके लास्ट के 10 मिनट में छोड़ के जा रहे हैं उनका तो बहुत भारी नुकसान हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एस फेज में, पहले समझें। एक बात लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखें। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन? कि एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, हमें पता लग गया है डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है मैम। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। क्या आप सबको पता है क्रोमोसोम क्या होता है? क्या यस मैम। क्या होता है मैम। क्रोमोसोम, बताना। मैम 46 होते हैंगे। नंबर नहीं पूछ रही, होता क्या है क्रोमोसोम? हम धागे की स्ट्रक्चर होती है। नहीं, देखिए समझे आप, आपको अधूरा अधूरा पता है, कोई एक पॉइंट यहां से उठा रहा है, कोई दूसरा पॉइंट वहां से उठा रहा है, ऐसे नहीं, समझे। हमारी बॉडी में डीएनए होता है और डीएनए खूब लंबा सारा थ्रेड है। अगर इतना लंबा थ्रेड हमारे न्यूक्लियस में रख दो तो वो समा नहीं पाएगा। तो डीएनए न्यूक्लियस में आ पाए, इसलिए डीएनए, अगर ये डीएनए है तो डीएनए हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए बहुत लंबा सारा थ्रेड है, बहुत लंबा ऐसे ऐसे थ्रेड है, ठीक है ना। लेकिन डीएनए ऐसे लंबा थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट ना होके कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम क्या है बेटा? क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। कंडेंस्ड माने कोइल्ड, सिकड़ी हुई, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। क्या क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना है? बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम बना हुआ है किस किस का? डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का। होता क्या है? ये एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन पे डीएनए ऐसे ऐसे लिपट जाता है। इस प्रोटीन को मानो ऊन का एक गोला है, बोल है एक, इस बोल पे ऐसे धागा लिपटा हुआ है, वो धागा डीएनए है, ठीक है ना। और बीच बीच में आरएनए भी होता है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से लिपटता है डीएनए इस बोल पे, ये बोल प्रोटीन की बोल है, और तब क्रोमोसोम बनता है। समझ में आया क्रोमोसोम क्या होता है? मैम। हाँ, समझ में आया। यस मैम। अब जब मैं बोल रही हूँ कि एस फेज में डीएनए डबल हो गया पर क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, तो उससे मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब ये है कि अगर एक डीएनए था तो एस फेज के बाद डीएनए की मात्रा बढ़ गई, लेकिन कंडेंसेशन नहीं हुई, अभी कोइलिंग नहीं हुई। डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट है, वो ऐसे नहीं प्रेजेंट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्रोमोसोम नहीं बना, डीएनए बढ़ गया। तो पेपर में सवाल ऐसे आएगा कि ए सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड g amount of DNA, then what will be after S phase? एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और g अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो एस फेज के बाद क्या होगा? कौन बताएगा? मैम एस फेज में क्या होगा? एस फेज के बाद, आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद, जस्ट आफ्टर एस फेज, लो जस्ट और लिख देते हैं, कई बच्चे इसका व्हाट विल बी जस्ट आफ्टर एस फेज? बताएं। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा जस्ट आफ्टर एस फेज? मैम 4n। अमाउंट ऑफ डीएनए, इसमें जी है, अगर सेल में जी मात्रा डीएनए की अगर जी से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो एस फेज के बाद डीएनए की अमाउंट कितनी लिखूं? 2g, G2। 2g। हाँ जी, वेरी गुड। G2 नहीं 2g लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा बेटा? 2n। वेरी नाइस। और बाकी की लड़कियां, समझ में आ रहा है कि 2n ही लिखूंगी, 3n 4n 5n 6n नहीं लिखूंगी? समझ में आ रही है ये बात? मैम। यस क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इतना क्लियर हुआ एस फेज का? यस मैम।
अगर एस फेज का क्लियर हो गया तो बस आज का लास्ट टॉपिक समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो। G2 फेज कुछ खास नहीं है इसमें, सेल अभी तक कुछ ग्रो करी थी, वो ग्रोथ कंटिन्यू रहती है G2 फेज में, मतलब कि इसके बाद सेल सीधा M फेज में घुसेगी। तो अब G2 फेज उसकी आखिरी तैयारी करने की आखिरी फेज है। 12वीं के बाद जो आपको 3-4 महीने मिलेंगे बस वही है आपके रिवीजन के लिए, उसके बाद आपको नीट का पेपर देने जाना ही है, उसके बाद तो आपको M फेज में जाना ही है। तो G2 फेज जो है वो बस डिवीजन से पहले का कुछ जो पल होते हैं वो है, तो उसमें सेल को अगर अपना ग्रोथ और करना है तो वो और ग्रोथ कर लेती है, उसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। प्लस वो देख लेती है कि कोई ऑर्गनली जो नहीं बनी तो वो बना लेती है, जो डिवीजन में उसके काम आने वाली हो, तो कुछ ऑर्गनलीज जो है वो बन जाती हैं अगर जो जीवन में नहीं बनी तो। बाकी G2 में और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता। तैयारी तो बच्चा 11वीं 12वीं भी कर लेता है ना, उसके बाद तो बस उसको रिवीजन वगैरह ही करना होता है लास्ट के फेजेस में, तो वही G2 फेज में है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज G नोड फेज। पहले ही बता देती हूँ, इंटरफेस का हिस्सा नहीं है ये, इंटरफेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, हिस्सा नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेस। जो जी नोड फेज है वो इंटरफेस का पार्ट नहीं है बच्चों। फिर क्या है जी नोड फेज? एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि सेल हमेशा डिवाइड करती रहती होंगी? कॉमन नो सेंस। मैम, वो रेस्ट पे भी जाती है। बिल्कुल, अगर हमेशा डिवाइड करती रहेंगी तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ सेल। उसको क्या बोलते हैं, उस बीमारी फिर को? मैम वो ना मैम मैम फिर वो गांठ के रूप में आने लग जाते हैं, फिर उससे भी मतलब बीमारी हो जाती है कैंसर जैसी। वेरी नाइस। गांठ को इंग्लिश में ट्यूमर बोलते हैं और फिर बीमारी हो जाती है कैंसर। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो सेल हमेशा जो है वो डिवाइड नहीं करती रह सकती, वो रेस्ट में भी जाती है। रेस्टिंग फेज ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? जी नोड। इसे क्वेसिकेंट स्टेज भी बोलते हैं, इसी को क्वेसिकेंट स्टेज भी बोलते हैं। जी नोड फेज में क्या होता है, सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती। जी नोड फेज में सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती, नॉट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड नहीं करती। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है हार्ट सेल्स। हमारे हार्ट की जो सेल्स हैं वो मोस्टली जो है डिवाइडिंग वाली फेज में नहीं होती, ठीक है ना। बॉडी की सारी सेल्स जो है वो एक सी फेज में नहीं रहती। जैसे मानो स्किन की जो सेल्स हैं वो ज्यादा डिवाइड करती है कंपेरेटिवली टू हार्ट की सेल्स। हार्ट की सेल्स बहुत ज्यादा लिमिट तक डिवाइड नहीं करती, तो हार्ट की सेल मोस्टली जी नोड फेज में रहती है। जब कभी जरूरत होती है तो वो डिवाइड करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक तो पॉइंट ये हो गया कि जी नोड फेज में सेल डिवाइड नहीं करती, ये रेस्टिंग फेज होती है, इसे क्वेसिकेंट स्टेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो सेल जी नोड फेज में है बेटा, वो सेल डिवाइड नहीं कर रही लेकिन बाकी सारे काम कर रही है। वो सेल खा रही है, वो सेल पी रही है, वो सेल सांस ले रही है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब कुछ कर रही है। तो यानी कि वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। वो सेल क्या है बेटा? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब एक छोटे से सवाल का जवाब आप दे दो और आज की क्लास से आपकी छुट्टी। क्वेश्चन है, which of the following is correct for a cell in G node phase? ऑप्शन वन है कि heart cells are mostly present in G node phase. Which of the following is, एक मिनट, इनकरेक्ट, या इनकरेक्ट कर लो। ऑप्शन बी है cells in G node phase can not divide ever. ऑप्शन सी है cells in G node phase are metabolically active, ध्यान से करना। और ऑप्शन डी है ड्यूरेशन of a cell to be in G node phase varies from cell to cell. मैम बताइए आप। हाँ जी, फटाफट मैम आंसर डी। बताइए, चैट बॉक्स में लिख दो सब बच्चे अपना आंसर। डी 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 डी
दोबारा चेक करो। नो मैम डी होगा। डी होगा, ध्यान से देख लो, इनकरेक्ट पूछा मैंने, इनकरेक्ट। डी है सबका जवाब। यस मैम। कैसे करा बेटा डी आपने? पहले मेरे को ये बताओ बी आपको सही कैसे लगा? आप लोगों ने डी जवाब दिया है तो मेरे को ये एक्सप्लेन कर दो बी वाली जो स्टेटमेंट थी वो आपको सही कैसे लगी? जो सेल जी नोड में होती है वो डिवाइड नहीं कर सकती एवर, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है? नो मैम, रॉन्ग नो है। मैम, वो तो रेस्ट पे जाती है। जो सेल जी नोड में होती है अगर वो चाहे तो डिवाइड कर सकती है ना, जब जरूरत हो तब तो कर सकती है ना। रेस्ट Yes, में जा रही ma'am. है, मर थोड़ी ना यस रही है, मैम। रेस्ट कर रही है बस, मर तो नहीं रही ना। जब उसका मन करेगा, जब जरूरत होगी तो डिवाइड, सॉरी, तब वो डिवाइड कर सकती है ना। हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ ना बोल दो लड़कियों। तो इनकरेक्ट पूछा था आपसे मैंने, इनकरेक्ट। तो ये बात सही लग रही, ये बात गलत है कि सही है? बताओ, आप ही बताओ। मैम गलत है। तो फिर आप लोगों मैम ने गलत इसके है। बारे में क्यों नहीं सोचा? मैम ढंग से पढ़ा नहीं। हाँ जी, मैडम ढंग से पढ़ा नहीं, बस हमने देखा कि कैन नॉट डिवाइड, जल्दी जल्दी मैम ने अभी अभी तो बताया है, बस फटाफट एक बार कैन नॉट डिवाइड दिखा और आंसर कर दिया। यही तो गलतियां होंगी ना नीट में, इसलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो, अप्लाई करो। ठीक है ना? देखो सबने गलत जवाब दिया, एक भी लड़की ने सही जवाब नहीं दिया। रहा सवाल डी का, ड्यूरेशन ऑफ ए सेल टू बी इन जी नोड फेज। जी नोड फेज में रहने की जो ड्यूरेशन है सेल की, वो सेल टू सेल वेरी करती है। ये बात कहां से गलत लगी आपको? हर सेल की जो ड्यूरेशन है जी नोड फेज में रहने की, जो समय है जी नोड फेज में रहने का, क्या वो सेम होता है? क्या एक हार्ट की सेल और एक स्किन की सेल बराबर टाइम के लिए जी नोड फेज में रहेगी? या फिर एक ह्यूमन की जो हार्ट की सेल है और अगर मैं एक ई कोलाई की सेल लूं, तो क्या उनकी जी नोड फेज में रहने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो बराबर होगा? क्या वो वेरी नहीं करेगा? हाँ जी लड़कियों, कुछ तो बोल दो। मैम करेगा। वेरी करेगा ना, बस साफिया ही बोल रही हैं। भावना भी है, अनूपा भी है, शाहनुमा भी है, मिशकात भी है, यहाँ पे बाकी की लड़कियों को क्या हो गया है? हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ अ सेल वेरी करेगी ना, सेल टू सेल Yes, वेरी ma'am. करेगी कि नहीं करेगी? वेरी माने तो पता है यस ना, मैम। यस मैम करेगी। ये वो वाला वेरी है, VERY वाला नहीं है। मैम क्या बात कर रहे हो आप, ये तुम्हें पता ही है ना। तो बेटा डी ऑप्शन नहीं होगा। अनुपा कह रही है मैम मैंने बोला था। ठीक है अनुपा, चले मान लिया आपने बोला होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। चैट बॉक्स पे, सॉरी, उस पे स्क्रीन पे बार बार ध्यान नहीं जाता ना, तो मे भी कोई नाम मिस हो गया हो। तो अभी आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी की डी? ई। आवाज मैम नहीं डी। आ रही? ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब। अनुपा कह रही है मैम मेरी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी। चले आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एम फेज में घुस जाएंगे। इंटर फेज हमारी हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एम फेज देखेंगे कि कैसे सेल डिवाइड करती है। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। बाय मैम। बाय बाय। ठीक है, पढ़ के आना है टेस्ट के लिए। बायोमोलिक्यूल्स का आपका टेस्ट है और मैं आप लोगों को डीपीपी भी शेयर कर दूंगी, ठीक है ना, लाइक टुडे।